हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा। मेरी उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे आप सभी का आज के इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और आज की जो मीटिंग है वो फेथ के ऊपर है। ठीक है। और ये जो किताब है उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ठीक है। कैसे आप सोच करके अमीर बन सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से बता रखा है। किताब जिन्होंने लिखी है उनका नाम है नेपोलियन हिल, और किताब लिखने की सलाह जिन्होंने दी थी उनका नाम था डेल कार्नेगी। ओके। ये किताब उन 500 से ज्यादा लोगों की जीवनी जताती है, बताती है, जो आज एक सक्सेसफुल पर्सन्स भी हैं, और वो आज है भी नहीं, क्योंकि ये किताब आज की नहीं लिखी हुई है दोस्तों। ये ऑलमोस्ट 70 80 काफी समय पहले की जो है इसमें चीजें लिखी हुई है। ठीक है। अब इस किताब को जब लाया गया था उसी वक्त में दो किताबें और भी आई थी, जिसका नाम था हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। ओके। और एक किताब थी थिंक एंड ग्रो रिच। ठीक है जी। और तीसरी किताब जो थी हमारी वो थी दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये तीन किताबें आई थी मार्केट में, और ये तीनों ही किताबें ये बेस्ट सेलिंग किताब बन गई थी। ठीक है। नेपोलियन हिल की जीवनी की बात कर रहे थे हमने। चैप्टर 1 के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की, जनरल इंट्रोडक्शंस के अंदर मैंने आपको थॉमस एडिसन की बात की थी, जो कि एक अमेरिकन इन्वेंटर है, जिन्होंने एक न्यू पर्सन को जॉब पे रखा था, और इस जॉब पे रखने के बाद में जब इसको एक मौके की जरूरत थी कि इसको एक अच्छी सी एक मौका मिल जाए कि ये बिजनेस पार्टनर बन जाए। ठीक है। और होता क्या है कि एक मशीन का जब आविष्कार किया जाता है तो ये मौका देखता है और उसको मशीन को बेचने निकल जाता है, और बेच के वापसी आता है। तो एडिसन को इस बहुत बढ़िया लगता है कि ये आदमी के अंदर बहुत कॉन्फिडेंट है, इसको बिजनेस पार्टनर बनाना चाहिए। और जब ये बिजनेस पार्टनर बन जाता है, आने वाले वक्त में ये बहुत ज्यादा चीजें कामयाबी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट कहानी बताई थी, जिसमें मैंने आपको एक ऐसे इंसान की बात बताई थी जो कि अ, खुदाई कर रहा होता है। खुदाई करते टाइम उसको एक चमक सी दिखती है, और वो अपने नेबर्स, अपने नियर डियर रिलेटिव्स, परिवार, अपने दोस्त यार भाई बहन सबको इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पे कुछ सोना गड़ा हुआ है। और वो सारे लोग पहुंच जाते हैं खुदाई करने के लिए, काफी देर तक खुदाई करते हैं, काफी दिन तक खुदाई होती है, और ये बात इतनी ज्यादा आग की तरह फैल जाती है उस शहर में कि कोई पागल सा इंसान है जो कि खुदाई कर रहा है। और कुछ टाइम के बाद में जब इन्हें कुछ ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता है, तो ये जितना भी अपना औजार है जाकर के एक कबाड़ी वाले को दुकान में जाकर के बेच देते हैं। अब ये बात इतनी आग की तरह फैली हुई है मार्केट में कि इस दुकान वाले को भी पता है कि वही पागल इंसान है जो कि क्या कर रहा था, खुदाई कर रहा था सोना ढूंढने के लिए। ठीक है। तो ये इंसान थोड़ा समझदार था। इस समझदार इंसान ने क्या किया, गया और इंजीनियर को बुलाया, और इंजीनियर से चेक करवाया कि कहाँ पे खुदाई करवानी चाहिए। और दोस्तों, आप जान के बड़े हैरान होंगे, सिर्फ 3 फीट नीचे ही वो सोना गड़ा हुआ था। और जब इसकी खबर उस इंसान को पड़ी जिसने वो अपना औजार बेच दिया था, वो सारी जिंदगी एक सबक सीख गया था कि हमें कभी भी जल्दी से गिव अप नहीं करना चाहिए। और उससे उसको एक और फायदा हुआ कि उसने इंश्योरेंस कंपनी में जब जॉब ली, तो आपको जान के हैरानी होगी, वो हर साल 10 मिलियन से ज्यादा की इंश्योरेंस करता था, क्योंकि उसके दिमाग में यही चलता रहता था कि ये जो पर्सन है, ये जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये 3 फीट नीचे मेरा सोना है। ठीक है। जिसको मैं इंश्योरेंस में ला करके, इसलिए वो रुका ही नहीं कभी। राइट। तो दोस्तों, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें आपकी लाइफ में एक घर कर जाती है, उसमें से ये कुछ कहानियां हैं। एडिसन की कहानी में आपको एक ऐसे इंसान के कॉन्फिडेंट की बात की जा रही है, जिसने माइंड में ही बिठा लिया था कि मैंने कुछ बड़ा करना है और मैंने एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है, जबकि खुद गरीब था वो। राइट। और दूसरी कहानी में हमने ये सीखा कि हमने कभी भी गिव अप नहीं करना है, अपना पूरा 100% देना है, कभी भागना नहीं है चीजों से। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में मैंने आपको एक छोटी सी बच्ची की कहानी बताई, जो कि पैसे लेने के लिए इस भाई साहब के पास आती है, और ये गुस्सा करके भगाने की कोशिश करता है इस लड़की को, लेकिन ये लड़की नहीं भागती है और बोलती है मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये दोबारा गुस्सा करते टाइम एक सामान उठा के फेंक देता है बच्ची के ऊपर, और बोलता है यहाँ से भाग जाओ। और ये जो बच्ची है,
ये अपने मेंटालिटी में बिठा लेती है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, और ये तेज से चलाती है कि मेरी मम्मी ने मेरे से पैसा बोला है लेकर के आने, मेरा पैसा दो। तो ये आदमी आधा डॉलर निकाल करके इस बच्ची को दे देता है। तो ये बैठ जाता है चुपचाप, और उसको पता चलता है यार कि अगर कोई इंसान मन में कुछ सोच लेता है ना, वो भागे रहता है। फिर हमने सेकंड चैप्टर की बात की जिसका नाम था डिजायर, द फर्स्ट स्टेप टू रिचेस। सो दोस्तों, डिजायर क्या होता है? डिजायर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कहानी। ये बात है दी ग्रेट शिकागो फायर की। दोस्तों, आप आज भी गूगल पे सर्च करोगे आपको पता चलेगा। और जब आप सर्च करोगे गूगल पे दी ग्रेट शिकागो फायर, आपको पता चलेगा पूरा शहर जल चुका होता है दोस्तों। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में बहुत बड़ा अटैक हुआ था, वैसे ही शिकागो के अंदर बहुत बड़ी आग लगी थी। सारे दुकान, बहुत सारे घर जल चुके थे, सब लोग वहां से शिफ्ट हो रहे थे। और वहां पे सभी व्यापारियों का एक झुंड खड़ा होता है, और वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। क्या डिस्कशन कर रहे होते हैं? कि अब हम किसी और शहर में दुकान ओपन करेंगे। लेकिन एक पागल इंसान था, कहता है कि नहीं, मैं तो यही दुकान ओपन करूंगा। और वो पर्सन मार्शल फील्ड, जो कि आने वाले टाइम पे एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनता है। और ये बंदे की खाली एक सोच ही वहां पे दुकान खोलती भी है, और आने वाले टाइम पे वो बहुत बड़ा करता भी है। सो दोस्तों, सोच सकते हो आप कि डिजायर कितनी बड़ी चीज होनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। मैंने आपको 6 प्रिंसिपल्स बताए थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पैसे अर्न करने हैं, पैसे कमाने हैं, वो 6 प्रिंसिपल थे। तय करो कितना कमाना है। दूसरा, जितना चाहते हो आप क्या दे सकते हो, क्या आप सेक्रीफाइस कर सकते हो। तीसरा, आपने एक डेट फिक्स करना है। चौथा, आपने प्लानिंग करनी है। और पांचवा, आपने एक से लेकर के चौथे नंबर तक जो भी बातें मैंने आपको बताई उसको लिखना है। और पांचवा, आपने दिन और रात एक दिन में 2 बार वही प्लानिंग को चेक करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक छोटे से बच्चे की कहानी बताई जो कि नेपोलियन हिल का छोटा बेटा है, जो कि बचपन से उसके कान नहीं होते हैं। और वो, उसका पिता उसको सिर्फ यही दिमाग में डालना चाहता था कि वो बाकी बच्चों की तरह ही है और वो यूनिक है, कुछ नया कर सकता है वो। और ये बात उस बच्चे के घर कर जाती है दोस्तों, और वो आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा इंसान भी बनता है। सो दोस्तों, यहां तक मैंने आपको कल तक की बात करी है। अब चलते हैं आगे। आपको यहां तक बातें मेरी समझ में आ चुकी है? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलूंगा। और आप उस पर्सन को आई मीन का मैसेज भी डाल के आ जाओ ग्रुप के अंदर, ताकि जो लोग नहीं आए हैं उन्हें भी पता लग जाए। ठीक है, तो चैप्टर मैं स्टार्ट करता हूँ। जल्दी से मैसेज करके आ जाओ पहले तो आप। आई मीन का मैसेज कर दो ताकि मीटिंग को आगे बढ़ा पाए हम। ओके ग्रेट। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 पे आ चुके हैं जिसका नाम है फेथ। सो दोस्तों, फेथ एक ऐसी चीज है जो कि आपकी लाइफ को बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। द सेकंड स्टेप टू रिचेस्ट पर्सन। ठीक है। सो ये कैसे कर सकते हो आप? तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो बातचीत करने वाले हैं, ध्यान से इस चीजों को नोट डाउन करना, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी बातों को समझने में, और आपको आने वाले टाइम में जो भी आपको हासिल करना है वो चीजों को करने में। ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छी एक बात कही गई है। जो हमारी मेंटेलिटी होती है वो बहुत मैटर करती है। आप जो चीजें बार बार अपने दिमाग को सोचने पे मजबूर करते हो, इन वही बातें आपके दिमाग में चलती रहती है। और यहाँ पे नेपोलियन हिल ने यही बोला है कि आपका जो माइंडसेट है, इसको आपने कोई बात रखनी पड़ेगी, और वो बात को इसके दिमाग में बिठाने के लिए उसको बार बार रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको हेल्प करेगी उस बात को हासिल करने के लिए। क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो इंसान क्रिमिनल होता है, जो खून करता है, चोरी करता है, या फिर डाका डालता है, या फिर जो कुछ भी कर रहा होता है, वो ऐसा क्यों कर रहा होता है? कभी आपके माइंड में ऐसा आया हो, ऐसा क्यों कर रहा है वो? सो दोस्तों, यही चीज देखते हुए एक सर्वे किया गया। और ये सर्वे जब किया गया, ये सर्वे होता है और सर्वे में पता चलता है कि इन्हें भी स्टार्टिंग में मन नहीं करता है चोरी वगैरह करने का। ठीक है। लेकिन ये एक ही चीज को बार बार करते 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 वो इनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाती है, उनकी ये आदत का हिस्सा बन जाती है। ठीक है। तो इनको किसी भी मजबूरी होने पे या फिर कुछ भी होने पे ये हमेशा यही अपनाते हैं, किसी से पैसा छीन लेंगे या फिर ये कर लेंगे। ये कोई कोई भी सीधा रास्ता नहीं अपना पाते, क्योंकि इनके दिमाग को इन्होंने मैसेज ही दे रखा है
कि जब भी पैसा कमाना है तो ऐसे ही कमाना है। तो यहाँ पे हमारे को जो नेपोलियन हिल है वो ये बताना चाहते हैं दोस्तों, आपकी मेंटेलिटी बहुत मैटर करती है। आप दिमाग में क्या सोच रख के अपनी लाइफ को जीते हो, किस मेंटेलिटी से अपनी जिंदगी को जीते हो, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है जी। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और इसका बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है महात्मा गांधी जी। सो दोस्तों महात्मा गांधी जी को आप हर कोई जानता है, आप सभी को पता है कि ये उस टाइम के पर्सन हैं जिस टाइम पे इनकी सिर्फ फेथ, ना ही इन्होंने डंडे से किसी को हैंडल किया, ना ही इन्होंने लड़ाई झगड़े को अपनाया। और उस टाइम पे जहाँ पे इंटरनेट नहीं था, सोच के देखिए, ना ही मोबाइल था उस टाइम पे, कॉल वगैरह करने के लिए वहां पे लैंडलाइन रहता था, वैसे कॉल करते थे, रेडियो पे वो लोग समाचार देखते थे। उस टाइम पे 20 करोड़ लोगों को, सोच के देखो, 20 करोड़ लोगों को अपनी बातों में लाना बहुत बड़ी बात है। अच्छा आपको पता होगा कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो सब्सक्राइबर वाला चैनल है अभी टी सीरीज है दोस्तों, उसके भी जो सब्सक्राइबर्स है ना ऑलमोस्ट 200 या कुछ ऐसे है, मतलब देखा जाए तो लगभग 11-12 करोड़ आज सोशल मीडिया के जमाने में, 11-12 करोड़ इतने ही है। ठीक है। अब आप सोच के देखो, आज की डेट में इतना इंटरनेट सब कुछ होने के बाद टी सीरीज इतने सालों से चल रहा है, 13-14-15 साल, कितने सालों से चल रहा है, उसके बाद अभी भी उसके सब्सक्राइबर उतने नहीं है। राइट। अभी जाकर के हो सकता है उसके 20 करोड़ पहुंच चुके होंगे। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके पास ना ही इंटरनेट था, ना ही वो इंसान जो उसके पास में कोई भाषण देने के लिए या मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप था, वो उस वक्त में 20 करोड़ लोगों को अपनी फेथ के ऊपर इन्फ्लुएंस कर लेता है, अपनी बातों में लेके आ सकता है। राइट। सो दोस्तों सोच के देखो आपका फेथ कितना मैटर करता है ना। अब हमारा फेथ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो चीज विश्वास कर लेते हो वो चीज होने लगती है। तो वही महात्मा गांधी जी अपने एक फेथ रखते थे, और उसी फेथ के कारण इनके साथ में लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इनके विश्वास रख करके इनके साथ खड़े रहे। इनकी एक बात पे लोग काम करते थे। सोच के देखिए, एक ऐसा इंसान जो कि अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता था। सो दोस्तों फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पे नेपोलियन हिल एक और चीज बोलते हैं कि दोस्तों आपके थॉट्स आपके इमोशन से कनेक्ट होने बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो थॉट्स होते हैं, आपकी जो सोच होती है, वो आपके इमोशन से कनेक्ट होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्राहम लिंकन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक 40 साल की उम्र के बाद उनकी लाइफ में उन्होंने ये सोचा कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करूंगा। और वो जो भी चीज करते थे, अपनाते थे, वो सक्सेसफुल नहीं होता था, दुनिया उनको पागल समझती थी। वो कहते थे यार ये क्या कर रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा है इसका, बस अपना वक्त जाया कर रहा है। उस उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति के साथ होते है, एक पर्सन, एक लड़की, नैना नाम की एक लड़की, जिससे उनका प्यार होता है, सारा कुछ होता है, आईना नाम है, सॉरी। तो उनसे वो प्यार वगैरह करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और उस इंसान की लाइफ में आने के बाद, मतलब समझो इमोशन कितना ज्यादा आपकी लाइफ में मैटर करता है, फेथ कितना मैटर करता है। उस लड़की की उनकी लाइफ में आने के बाद में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बदल ली, उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरा चेंज करके रख लिया। सो दोस्तों फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका फेथ, जो इमोशन है, आपकी जो थॉट है, वो आपके इमोशन से कनेक्टेड हो। आज आप लोग इस मीटिंग में बैठे हो, शायद आपका फेथ है कि आपको अपने माँ बाप को कुछ बड़ा करके देना है, या फिर आपका फेथ है कि मुझे कुछ अच्छा करना है। इमोशनली आप अटैच हो उस चीज से। यही कारण है कि आप अभी इस चीज को समझ रहे हो, मेरी बात को सुन रहे हो। तो दोस्तों आपके गोल्स भी आपके इमोशन से कांटेक्ट में होने चाहिए। अगर आपको बाइक खरीदनी है तो आपने अपने फादर के लिए बाइक खरीदनी है, इस मेंटालिटी से बैठे हो आप। ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज क्लियर है कि ब्रेक हो रही है। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है जी, आगे बढ़ो। ओके सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फेथ की बात चल रही थी, सेकंड स्टेप टू रिचेस्ट पर्सन की एक कहानी आपके सामने पेश करना चाहूंगा जो कि आपको हेल्प करेगी इस पूरे चैप्टर को समझाने में। सो दोस्तों ये कहानी किसकी है? एक अमेरिका के अंदर 80 अमीर लोग इकट्ठा होते हैं। 80 अमीर लोग एक ही छत के नीचे इकट्ठा होते हैं। और ये कहानी है दोस्तों 12 दिसंबर 1900 की। उस वक्त में जितने, लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 80 से ज्यादा लोग एक ही छत के नीचे इकट्ठा होते हैं। और वो सभी के सभी एक दूसरे से मिलते हैं। और एक इंसान जिसका नाम है सवाब, सवाब नाम का एक लड़का, जो एक आदमी कहता है कि मैं एक स्पीच दूंगा। तो वो स्पीच देने जा रहा होता है, उसी वक्त उसको एक पर्सन बोलते हैं कि स्पीच ज्यादा देर मत देना, 15 मिनट दे करके वापसी आप
आ जाना, इतनी देर स्पीच मत देना, क्योंकि ये लोग जो हैं सफेद रंग के हैं, ये मतलब क्या है कि ये लोग फॉरनर हैं, अलग दे वो हैं, ये लोग आपकी बात को इतना इंटरेस्ट लेके नहीं सुनेंगे। तो वो बोलता है चलो ठीक है, सवाब बोलता है चलो ठीक है, 15 मिनट में मैं स्पीच करके वापसी आ जाऊंगा। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी दोस्तों, वो पर्सन 15 मिनट छोड़ो, आधे घंटे भी छोड़ो, 1 घंटा भी छोड़ो, लगभग 1.5 घंटे तक स्पीच देता है। और 1.5 घंटे तक वो जितने भी लोग वहां पे आए होते हैं, वो सभी लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे होते हैं। सो दोस्तों क्या हुआ उस टाइम पे, अब मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूँ होता क्या है। वो इंसान उस बीच में सिर्फ यही सारी बातें बताता है कि कैसे वो बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकता है, और हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वहां पे बैठता है। एक वहां पे इंसान खड़ा होता है, ठीक है, मॉर्गन नाम का एक व्यक्ति, जो कि किसी से मिलना पसंद नहीं करता, बहुत ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ाता देखना चाहता है। वो जब वो स्पीच सुनता है, वो खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो वो कहता है चलो ठीक है जी, मिलते हैं। और उसके बाद में वो लोग वहां पे खड़े होकर के उससे भी 1.5 घंटे वहां पे बैठ करके बात करता है। और उस टाइम पे दोस्तों, जो डेल कार्नेगी है, जिसकी हमने रिसेंटली किताब रीड करी थी, ठीक है, जिसकी हमने क्या करी थी, किताब रीड करी थी, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। सो दोस्तों, ये आपको पता होगा, इस किताब में मैंने आपको मेंशन भी किया था कि स्टील इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा दबदबा था। अगर मैंने आपने बुक को अच्छे से समझा हो तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन है दोस्तों। ये सिर्फ राइटर नहीं है, ये बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, कम्युनिकेशन स्पीकर है। इनकी बहुत सारी उपाधि है, जिन्होंने सजेस्ट किया था नेपोलियन हिल को ये किताब लिखने की। तो इनके बारे में बताऊं तो ये स्टील के अंदर एक बहुत अच्छे वहां पे वो होते हैं। और जो मॉर्गन नाम का व्यक्ति होता है, वो अभी शुरुआत ही करता है स्टील के अंदर। तो मॉर्गन सवाब जो स्पीच दे चुका होता है, उसको बोलते हैं कि अगर तुम डेल कार्नेगी से बात करो कि वो अपना स्टील इंडस्ट्री मुझे बेच दें, तो फिर मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और सवाब जो है, उनकी बात सुन करके बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये कर पाऊं, ठीक है। तो कार्नेगी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। नाराज क्यों होते हैं, क्योंकि मॉर्गन जो है वो स्टील इंडस्ट्री में अभी आया ही होता है, और वो इस मेंटालिटी से होता है कि मैं जो दिग्गज है, जो डेल कार्नेगी स्टील में ऊपर है, मैं उनको भी पीछे छोड़ दूंगा। डेल कार्नेगी को बड़ा गुस्सा आता है इस चीज के ऊपर, तो उस टाइम पे कुछ नहीं बोलते हैं। तो कुछ टाइम के बाद में एक गोल्फ स्टेडियम के अंदर, एक गोल्फ की जगह पे जहाँ पे अमीर लोग पहुंचते हैं, वहां पे जो सवाब होता है वो जा करके डेल कार्नेगी से मिलता है। और डेल कार्नेगी से बड़े प्यार से, बड़े सॉफ्ट टोन से, बड़े अच्छे से कम्युनिकेट करके बात करता है। और सवाब पहले ही माइंडसेट में बिठा चुका होता है कि मैं $32 करोड़ में इनसे स्टील इंडस्ट्री खरीद लूंगा। और सवाब जाकर के उनसे मिलता है, बातचीत करने के बाद में आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि डेल कार्नेगी 40 करोड़ डॉलर में मान जाते हैं और उनको वो स्टील इंडस्ट्री बेच देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो है बेचने के बाद में डेल कार्न जो डेल कार्नेगी, वो बहुत ज्यादा उदास भी होते हैं। वो सोचते हैं यार कि मैंने इनको क्यों बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज क्या समझ में आती है कहीं ना कहीं इस कहानी से, स्वभाव जो है प्रेसिडेंट बन जाता है जब उसको वो सारी चीजें मिल जाती है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि जो अमीरी होती है, वो आपकी सोच से ही शुरू होती है। सोच के देखो, वो आपके अगर उस इंसान के स्वभाव के दिमाग में ये चीज आती ही नहीं कि मैं डेल कार्नेगी से वो खरीदूंगा, तो शायद हो सकता है कि वो स्टील इंडस्ट्री में इतना ग्रोथ नहीं कर पाते या कुछ नहीं हो पाता। तो कोई भी चीज अगर आज की डेट में होती है, वो आपकी सोच से ही शुरू होती है और सोच से ही खत्म होती है। तो आपने जब भी कुछ करना है, अपनी माइंडसेट पे, अपनी मेंटालिटी पे काम करना है, ताकि आप उस चीज को जल्दी कहीं ना कहीं हासिल कर पाओ। सो दोस्तों, मेरी उम्मीद है आपको इस चैप्टर से काफी कुछ समझ में आया होगा। कल मिलते हैं, कल हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, चैप्टर 4। और उसमें काफी अच्छे से सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करती है आपकी, कैसे आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जान सकते हो, कल के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। कैसे आप अपने माइंड को चला सकते हो, किस तरीके से आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए कि आप चीजों को बड़े आसान से कर पाओ, कल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे।